गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता वागड़ी यूएसओ जीके ग्रुप की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए इतिहास का सबसे पहला टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास आपके सामने लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी जो रूटीन की जो पढ़ाई है उसके साथ साथ जीके की तरफ भी अपना ध्यान देंगे, क्योंकि बेटा जो +2 के बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारी हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में हमें जानना होगा कि इतिहास आखिर होता क्या है। इति प्लस हास। इति मतलब ऐसा ही, हास यानी जो घटित हुआ है, यानी जो घटित हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास। तो इतिहास को कई कालखंडों के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है स्रोत के आधार पर इतिहास के भेद, यानी स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला पॉइंट हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी लिखित स्रोत नहीं, पाषाण काल, यानी ऐसा इतिहास जिस इतिहास के बारे में अभी तक कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है, उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो दूसरा जो पॉइंट बनता है हमारा, तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी लिखित स्रोत हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी संस्कृति है जो हमें खुदाई में मिली है, जिसकी खुदाई की गई थी, उसके बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास आज भी उपलब्ध है, लेकिन उस इतिहास को हम आज भी नहीं जान पाए हैं, क्योंकि जो प्राचीन जो लिपियां हैं उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है और अभी तक कोई भी उसको नहीं पढ़ पाया है, नहीं समझ पाया है। तो ऐसा इतिहास जिसको हम नहीं पढ़ सकते, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी ऐतिहासिक काल की ऐसा इतिहास जिसके लिखित स्रोत हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है और उनको देखा भी जा सकता है। तो उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक काल, यानी वैदिक साहित्य। जो हमारा वैदिक साहित्य है, जहाँ पर जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जहाँ हमारे चारों वेदों की रचना हुई है, उसे हम कहेंगे वैदिक साहित्य। उन ग्रंथों को हम पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं जो हमारे पास उपलब्ध है, तो उसे कहेंगे हम ऐतिहासिक काल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला पॉइंट हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा इतिहास जिसके साक्ष्य तो हमारे पास हैं, लिखे हुए लिपियां हैं, लेकिन उनको हम क्या है, पढ़ नहीं सकते। तो तीसरा पॉइंट हमारा है ऐतिहासिक काल, यानी लिखित स्रोत हैं और जिनको हम पढ़ भी सकते हैं और जिसके बारे में हमें जानकारी भी है, जैसे हमारा वैदिक साहित्य। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक जो काल है, सबसे पहले किसने मतलब इसके बारे में खोज की, किसने इस विषय को एक शोध का विषय बनाया। तो सबसे पहले थे रॉबर्ट ब्रूस। जो रॉबर्ट ब्रूस थे, उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल को शोध का विषय बनाया। उनके दिमाग में एक उपज जो पैदा हुई इतिहास को लेकर, एक जानने की जो क्यूरियोसिटी उनके मन में थी कि आखिर ये है क्या, इतिहास में पीछे जो ये चीजें हमें मिली है उसके बारे में उन्होंने जो रिसर्च की, सबसे पहले वो थे रॉबर्ट ब्रूस। उसके बाद 1820 में वैश्विक स्तर पर, अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वैश्विक स्तर आखिर होता क्या है, यानी पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर जर्गेनस थॉमसन, जो वैश्विक स्तर पर जर्गेनस थॉमसन थे 1820 में, उन्होंने जो पाषाण काल है हमारा उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है कि पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा पॉइंट बनता है हमारा लौह युग। तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल यानी पत्थर का जहाँ पे प्रयोग होता था उसे पाषाण काल कहा गया है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कांस्य युग, यानी दूसरा जो युग है जिसे कांस्य युग कहा गया। कांस्य युग क्यों कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पर कांसे की जो खोज है वो हो चुकी थी और हथियार या फिर अन्य जो धातु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तीसरा युग है हमारा लौह युग। लौह युग यानी लोहे का क्या किया जाने लगा था, लोहे का प्रयोग
किया जाने लगा था। लोहे के बारे में मनुष्य को जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और अब क्या है, लोहे से वो औजार बनाने लगा था और इसलिए इस युग को क्या कहा जाने लगा, लोह युग। तो पाषाण जो काल है उसको 3 भागों में किसने डिवाइड किया गया था, किसने किया था, जर्गेनस थॉमसन ने। पहला था पाषाण काल यानी पत्थर का युग, दूसरा था कांस्य युग यानी जब कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा था तो उस टाइम को कांस्य युग के नाम से बोध किया जाने लगा या पुकारा जाने लगा। उसके बाद था लौह युग यानी लोहे का युग, जब लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोगों ने लोहे को यूज करना शुरू कर दिया था तो उस युग को लोह युग के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद है जो पाषाण काल। सबसे पहले हम जैसे 3 पॉइंट हमने बनाए थे अभी कि जो युग, प्राचीन युग को 3 भागों में डिवाइड किया था, तो सबसे पहला हमारा था पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले था पूर्व पाषाण काल, सेकंड नंबर पे था हमारा मध्य पाषाण काल और थर्ड नंबर पे था हमारा नव पाषाण काल। तो अब इनमें हमने डिफरेंस देखना है कि पूर्व पाषाण काल में ऐसी कौन सी चीजें हुई थी जो हमें ये पता चले कि ये पूर्व पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, ये नव पाषाण काल है। तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए हमारे पास कि ताकि हम इनके अंदर जो डिफरेंस है उसको आसानी से जान सकें। तो सबसे पहले है पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है टाइम पीरियड, कि पूर्व पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना था। तो पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड था हमारा 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बीसी का जो मतलब है वो क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं हम। तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। और जितने भी युग डिवाइड किए गए हैं उन सब में से सबसे जो लंबा टाइम पीरियड था वो किसका था, हमारा पूरा पाषाण काल का सबसे ज्यादा लंबा टाइम पीरियड था, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। दूसरा जो हमारा था मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या है, इसका टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से लगभग 4,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। उसके बाद तीसरा जो हमारा टाइम पीरियड है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल का हमारा क्या है, 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। अब स्टूडेंट्स इस चीज को आप सोच रहे हो कि यहाँ भी 10,000 बीसी लिख रखा है मैंने और यहाँ भी 10,000 बीसी। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे ज्यादा आविष्कार हो चुके थे, लोगों को ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तो वहाँ 10,000 बीसी में ज्यादा रिसर्च हो चुकी थी। लेकिन कई जगह पे ज्यादा जानकारी थी तो वहाँ पे क्या है और ज्यादा उन्होंने आगे नॉलेज प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले है कि जो पूरा पाषाण काल है वहां पर हमें किस प्रकार के जो औजार है वो प्राप्त हुए थे पूरा पाषाण काल में। तो वहां पे क्वार्टेजाइट, शल्क और महत्वपूर्ण जो औजार थे हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था उस टाइम पर आदि मानव था, जो मनुष्य है वो किस टाइप के जो औजार है वो प्रयोग करता था, वो पत्थर के बेढंगे और बेडोड़े जो औजार है वो प्रयोग करता था। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर क्या था, माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। तो माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर के जो औजार है वो किस टाइम पीरियड में बनाए जाने लगे थे, मध्य पाषाण काल में। उसके बाद है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के जो औजार है वो पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से दोनों से क्या थे, बेटर थे। जो हथौड़ियां बनाई जाती थी या फिर नुकीले जो औजार बनाए जाते थे उनको घिसाकर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाने लगा था। औजारों का प्रयोग वो किस लिए करते थे, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए करते थे या फिर पशु वगैरह को मारने के लिए, ताकि उनको मार के उनको खाया जा सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल। तो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, तो सबसे पहले था हथनोरा जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर है हथनोरा। और दूसरा पॉइंट क्षेत्र है अतिरम पक्कम, जो अतिरम पक्कम है और हथनोरा है। यहाँ से हमें क्या मिला था, प्रथम मानव खोपड़ी के साक्ष्य। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इतिहास में ये कि प्रथम मानव यानी जो सबसे पहले जो मानव था उसके खोपड़ी के जो साक्ष्य है वो हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो हमें प्राप्त हुए थे हथनोरा एमपी से और अतिरम पक्कम नामक स्थान से प्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। उसके बाद है मृत भांड के प्राचीन साक्ष्य।
यानी मृद भांड। तो मृद भांड होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मृद भांड क्या है, यानी मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तन। मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तन को कहते हैं मृद भांड। तो उसके साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ मिले थे? मध्य पाषाण काल में मिलने शुरू हुए थे। और कहाँ पे? यूपी में मिले थे, और चोपानी मांडो नामक स्थान पर। चोपानी मांडो नामक जो स्थान है वहां पर हमें सबसे पहले मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद है बागोर और आदमगढ़। बागोर राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में। यहाँ से भी हमें क्या है? पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले क्या था? बुर्जहोम, यानी जो कश्मीर के अंदर है। बुर्जहोम कहाँ पे है? हमारा कश्मीर के अंदर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था? गर्तवास। तो गर्तावास क्या होता है? गर्तावास यानी गड्ढे के अंदर जो चीजें हमें मिलती है, गड्ढे के अंदर जो चीजें मिली है, खुदाई जब की गई थी तो उस खुदाई के अंदर बुर्जहोम नामक स्थान पर गर्तावास यानी गड्ढे के अंदर, कब्र के अंदर जो एक मालिक है उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो बुर्जहोम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जो बुर्जहोम है वहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा चिरांद बिहार। तो चिरांद और बिहार, यहाँ से हमें हड्डी और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है चावल का प्रथम साक्ष्य। चावल का प्रथम जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा यूपी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा यूपी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चावल का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है? वो हमें मिला है कोल्डी हवा यानी यूपी उत्तर प्रदेश से मिला है। पूर्व पाषाण काल में सबसे पहली खोज, आग की जो खोज है सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में की गई थी, लेकिन उस टाइम तक आदि मानव को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये आग है और इसका प्रयोग हमें किस तरीके से करना है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य उस टाइम पीरियड को पूरा करता हुआ मध्य पाषाण काल तक पहुंचता है तो उसे क्या है? प्रथम बार अग्नि का प्रयोग करना आ गया और उसने जो पशुओं को वो मारता था, किनसे? बेडोले जो पत्थर के हथियार थे उनसे पशुओं को मार के और उस आग से पकाकर वो क्या करने लगा? अपना भोजन पकाने लगा। उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण को पार करता हुआ नव पाषाण तक पहुंचता है तो उसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया, जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज थी। अग्नि का आविष्कार हो चुका था, अब वो भोजन को पकाकर खाने लगा था और अब धीरे धीरे उसने क्या है? पहिए का आविष्कार करना शुरू कर लिया, जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता था और कृषि के लिए भी जो लाभदायक था। और पहिए के आविष्कार की वजह से जो मिट्टी के जो बर्तन है वो सुंदर और बहुत ही शानदार जो है वो पहिए की वजह से बनाए जाने लगे थे। और जो कृषि है वो स्थायी रूप से वो करनी शुरू कर दी थी। और समाज यानी बस्तियों का जो निर्माण है वो भी नवपाषाण काल में मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि स्टूडेंट्स उस टाइम पे क्या था कि जो नवपाषाण काल है उस टाइम पे मनुष्य एक जगह पे कृषि करनी मनुष्य ने शुरू कर दी थी। और जैसे जैसे मनुष्य ने कृषि, अब वो एक जगह पे कृषि उसने जब करनी शुरू की तो जब उसने बीज जमीन के अंदर जो है वो बोए हैं, कभी उसको पानी देना है, कभी फिर उसकी संभाल करनी है। और ये तो आप सभी को पता है कि कृषि का जो टाइम पीरियड है, कम से कम फसल 3 महीने में या 6 महीने में पक्के जो तैयार होती है, तो उसकी रखवाली करने के लिए तो मनुष्य को उसके पास रहना ही पड़ेगा। इस वजह से उसका क्या है? स्थायी निवास है वो नवपाषाण काल में शुरू हो चुका था। तो दोबारा फिर रिकॉल करते हैं इन्हीं पॉइंट्स को कि सबसे पहले क्या था कि प्राचीन भारत का जो इतिहास हम जान रहे हैं, जो प्राग ऐतिहासिक हमारा काल है, उसको स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो मैंने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक यानी जो इतिहास लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक आदि ऐतिहासिक जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति हमें मिली है खुदाई में, लेकिन उन साक्ष्यों क्या है कि हम उन्हें आज भी नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि वो लिपियां इस टाइप की हैं जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ सका है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल यानी वो साक्ष्य जैसे वैदिक साहित्य जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी है। उसके बाद 1820 में वैश्विक स्तर पे मैंने आपको बताया था कि जर्गेनस थॉमसन है, उसने पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया था उन्होंने। तो पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग।
तो पाषाण काल के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो तीनों का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया। पूर्व पाषाण 25 लाख से 10,000 BC, मध्य पाषाण 10,000 से 4,000 और नव पाषाण 10,000 से 1,000 BC तक। तो एक डिफरेंस मैंने आपको ये बताया कि इनका टाइम पीरियड है जो वो अलग अलग है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, पता चल सकता है हमें कि कौन सा काल था और किस टाइम पर कितने समय तक ये काल रहा। उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा कि लक्षण क्या थे उस टाइम के। तो लक्षण क्या थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक था पूरा पाषाण काल में। आखेटक का मतलब क्या होता है, यानी सिर्फ शिकार करना। शिकार किस लिए करता था, वो शिकार करता था अपना पेट भरने के लिए, उसे और किसी चीज की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इंसान को भूख लगती है तो पेट भरने के लिए वो क्या करेगा, किसी ना किसी चीज को मार के वो उसको, जैसे पशुओं को मारता था और उनको कच्चा ही खा लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उसको अग्नि का पता चला। लेकिन पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड तो उसका ऐसे ही निकल गया, उसको पता ही नहीं था कि ये आग है और इसको कैसे यूज करना है। जैसे जैसे वो मध्य पाषाण युग के अंदर प्रवेश करता है तो आखेटक तो वो था ही, शिकार तो वो करता ही था, अब वो क्या करने लगा, खाद्य संग्राहक भी था। खाद्य संग्राहक यानी खाने के लिए जो भोजन है उसको संग्रह करना यानी इकट्ठा करना। लेकिन इसके अंदर क्या चेंज आया कि उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था और सबसे पहला पशु क्या था उसका, कुत्ता, जिसको उसने पालना शुरू किया था। अब इसको ये भी पता चल गया था कि अग्नि को किस प्रकार से यूज करना है और कैसे इसकी हेल्प से जो पशुओं का जो मांस है या फिर जो अनाज उसको कैसे पका के खाना है। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे उसके पास अवेलेबल होती जा रही है। अब नव पाषाण काल में उसको धीरे धीरे क्या है, ये पता चल गया कि अग्नि की सहायता से कैसे भोजन को पकाना है और पहिए की सहायता से कैसे जो मिट्टी के बर्तन जो बना रहा है उनको कैसे पकाना है। अब उसके पास क्या है, मिट्टी के पके हुए बर्तन हो गए, उन बर्तनों में क्या है वो भोजन पकाकर खाने लगा। तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपके सामने क्लियर की है। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को अपने जो नोट्स यूएसओ ग्रुप के बन रहे हैं उनके अंदर डालूंगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सभी जितने भी वीडियो आपके पास डाले जाएंगे उनको अच्छे से सुनेंगे और इन वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनको आप अच्छे से लर्न करेंगे। देखो, मानते हैं कि आपकी पढ़ाई से एक अलग लेवल का जो हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये आप ही के बेहतर भविष्य की कामना के लिए है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को याद करेंगे तभी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप खड़े होते हैं तो यही क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक और माय डियर स्टूडेंट्स।